अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। 24 फरवरी 2024 का दिन को इख्तिताम पज़ीर हुए कुछ घंटे गुज़र चुके हैं। सैटरडे का दिन था और इसी दिन में अब से तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 घंटे पहले मैंने एक जॉइंट सेशन भी किया, जो एक नया इनिशिएटिव है गैंग ऑफ 4 का, जिसमें वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर और डॉक्टर शहबाज गिल के साथ एक तकरीबन घंटे, सवा घंटे की डिस्कशन थी, जिसमें जिसे लाइव थी, जिसे जो यूट्यूब पे भी थी, जो ट्विटर पे भी थी और आप में से बहुत से लोग उसे देख चुके हैं, बहुत से लोग अभी भी उसे देख रहे हैं। ये एक अच्छी डिस्कशन थी। वहाँ बहुत से इश्यूज उठे हैं जिन पे बात करने का मौका मिला और इस इनिशिएटिव को हम कंटिन्यू करेंगे। ताहम कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो वहाँ डिस्कस नहीं भी हो सके और एक बहुत ही ऐसा अहम इश्यू है जिसकी वहाँ बात तो हुई, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उस वक़्त मेरे सामने नहीं थी जो मैं वहाँ नहीं रख सका, किसी के पास भी नहीं थी। वो इन्फॉर्मेशन अब मेरे पास है, जिसका ताल्लुक इमरान खान से है, जिसका ताल्लुक आईएमएफ से है, जिसका ताल्लुक इमरान खान के खत से है। उस डिस्कशन में आप ये सुन चुके होंगे जब साबिर शाकिर ने ये बताया कि भाई लोग इतने परेशान हैं कि पता नहीं कितनी दफ़ा पाकिस्तान के अखबारात को, डॉन को, ट्रिब्यून को, पाकिस्तान के 33 टेलीविज़न चैनल्स को व्हाट्सएप के ऊपर हदायत दे रहे हैं कि इसके ऊपर प्रोग्राम करें, इमरान खान को कंडेम करें कि इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ ने जो ख़त लिखा है आईएमएफ को, ये नाजायज़ हरकत की है, ये मुल्क और पाकिस्तान, कौमी सलामती के खिलाफ है, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है, ये पाकिस्तान से, वतन से ये गद्दारी है। और अगर आप जाएँ और जाके चेक करें पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात के स्टोरीज़ देखें, तो आप देखें कि मुसलसल इस हवाले से स्टोरीज़ जो हैं वो पब्लिश की जा रही हैं कि कैसे कौम ने सियासी जो स्पेक्ट्रम है उसने, एक्सपर्ट्स ने रद्द कर दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमरान खान की तजवीज़ जो है ये बहुत ही फजूल है और आपको अच्छी तरह से पता है कि इस तजवीज़ के साथ इस नाचीज़ का भी छोटा सा ताल्लुक है, क्योंकि मैं ये बहुत पहले से कह रहा था कि इस किस्म की कोई चीज़ करनी चाहिए और इसका फ़ायदा होगा। और फिर मैंने एक और वीलॉग में आपको एक्सप्लेन किया कि इसका फ़ायदा किस तरह से होगा। ये कोई खाली ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की सिचुएशन नहीं है कि ऐसे करके इसका रिजल्ट निकलेगा, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है। तो बहुत प्रेशर है पाकिस्तान के ज़राए अखबार में कि आप इमरान खान को कंडेम करें। लेकिन मैं आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग करके कुछ ऐसी चीज़ रखने वाला हूँ, जिसके बाद भाई लोगों का ये सारा बयानिया और जिसमें इस वक़्त पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, डॉन अखबार, ट्रिब्यून, बहुत से और लोगों को शामिल किया गया है, सो कॉल्ड इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। इन सब की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं जब मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग करूँगा। तो इसको आप आखिर तक देखिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ इस यूट्यूब से। और आपने करना ये है कि इसको आपस में डिस्कस करना है, अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए आप इसको शेयर किए, इसको फैलाएँ, ताकि इनका ये जो एक वाहियात, जाली, झूठा बयानिया है, वो मज़ीद टूटे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस प्रिंसिपल डेवलपमेंट की तरफ चलूँ, 2-3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनको मैं डिस्क्राइब भी करना चाहता हूँ और क्विक उनके ऊपर कमेंट्स मैं करना चाहता हूँ। पहली मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है, जहाँ इमरान रियाज़ खान के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये ऑर्डर दिया है कि 26 तारीख को आप अपनी सारी एविडेंस और केस की तमाम चीज़ें और जवाब जो है इमरान रियाज़ के वकील ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं, उसके हवाले से अपना जवाब लेकर आएँ 26 तारीख को। याद रहे, जैसा कि मैं पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूं, कि जज साहब ने इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने या अदालत ने इमरान रियाज को जुडिशल पे भेज दिया था और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जो डिमांड थी कि हमें फिजिकल रिमांड दें, वो अदालत ने रद्द कर दिया था। अब 26 तारीख को मुझे बहुत उम्मीद है, मेरा एनालिसिस है कि अदालत इमरान रियाज को जमानत के ऊपर रिहा करने का हुक्म देगी, क्योंकि केस बहुत ही पैथेटिक केस है, इसका कोई सर पैर नहीं है, ये बहुत ही कमजोर केस है। और अभी तक ये क्लियर भी नहीं है कि करना क्या चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये तो आपको और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये एंटी करप्शन का मामला नहीं है, ये करप्शन का मामला नहीं है, ये कोई इमरान रियाज़ ने कुछ किया नहीं है। ये सियासी तौर पर कुछ यहाँ पे हासिल करना चाह रहे हैं। क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ये क्या डील करना चाह रहे हैं इमरान रियाज़ के साथ, ये किस किस्म की डायरेक्शन में उसको ले जाना चाह रहे हैं, ये क्या बयानिया यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? बिकॉज़ इमरान रियाज़ जितना दलेर, निडर और बहादुर शख्स है, और जिस तरह से वो 5 महीने पहले इनकी कैद की तमाम मुश्किलात काट के आया है, सारा इन्होंने इसको टॉर्चर किया, सब कुछ किया, उसकी बहुत ही तफ़सीलात वजाहत सही एक पूरे 2 वीलॉग्स के सेशन में आपको बता चुके हैं। तो इस किस्म के केस से ये इमरान रियाज़ को बहुत ज़्यादा डरा नहीं सकते, ना उसको ये रोक सकते हैं, ना उसको पसपाई पे डाल सकते हैं। तो ये करना क्या चाह रहे हैं, ये हमें पता चलेगा जब इमरान रियाज़ वहाँ से निकलेंगे और अपना एक हमें बताएँगे कि ये क्या सारा मामला है। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां आप देखते हैं कि असद तूर को मसलसल दूसरे दिन भी एफआईए ग्रिल कर रही है। पहले दिन भी 8 घंटे बिठा के रखा, उसके बाद दोबारा वो उन्होंने खुद इस हवाले से ट्वीट किया कि मुझे मजीद नोटिस दे दिए गए। वहां आपको समझ आती है कि असद तूर को टारगेट करके और एग्जाम्पल बना के ये और जो वीलॉगर्स हैं, जो लोग ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं, खा वो इदारों के खिलाफ लिख रहे हों, जर्नलों के खिलाफ लिख रहे हों, या वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लिख रहे हो, उन्हें टारगेट करके
डराने की कोशिश की जा रही है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके साथ ही ये ज़हन में रखिए कि 8 दिन हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है और दुनिया भर में इस चीज़ का चर्चा हो रहा है। अब पाकिस्तान के जो ताकतवर अशखास हैं, बेसिकली अशखास भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, इसे भी समझना ज़रूरी है कि चंद लोग हैं। सिस्टम ऐसा सेंट्रलाइज है कि इन चंद अशखास को पूरे सिस्टम के ऊपर एक कंट्रोल है। और अब इनका और ये भी अब समझना ज़रूरी है कि कम से कम 2 इंतहाई ताकतवर पोज़ीशंस पे पाकिस्तान में ऐसे अशख़ास मौजूद हैं, जो ज़हनी तौर पे बिल्कुल खिसके में हैं। यानी उनका ज़हन हिजान में है, साइकोटिक हैं बिल्कुल, गॉड कॉम्प्लेक्स है, ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, हिजान का शिकार हैं, परेशान तबीयत है, साइकियाट्रिक किस्म के पेशेंट्स हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है, जो कुछ अब तक हो चुका है, इससे इनकी पूरी जो एक ज़हनी कैफ़ियत, मेंटालिटी इनकी जो है इनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी जो है, वो आपको पता चलती है। इनका ग़ालिबन ख़्याल ये है कि ये एक न्यू नॉर्म एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ट्विटर को हमने बंद कर दिया 8 दिन के लिए, अगर हम और इसको बंद रख सकें, अगर हम पे अमेरिका का दबाव नहीं आता, अब पे हम पे यूरोपियन यूनियन का दबाव नहीं आता, हम पे आईएमएफ का दबाव नहीं आता, वर्ल्ड बैंक का दबाव नहीं आता, तो हम ट्विटर को बंद ही कर देंगे और हम उसके बाद यूट्यूब को भी बंद कर सकते हैं। इससे अब इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मदद से ये पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम जो है वो नाफ़िज़ करना चाहते हैं। चीन में इस किस्म की तमाम चीज़ें बंद हैं, वहाँ ना ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना वहाँ पे इंस्टाग्राम होता है, ना वहाँ पे कुछ और होता है, ना वहाँ पे यूट्यूब होता है। तो वहाँ उनके अपने ही प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उसके बाद ये कोशिश करेंगे हम अपने प्लेटफ़ॉर्म बना लें। इट इज़ सच एन इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लीडरशिप। यानी इस इदारे के अंदर भी इतनी ज़्यादा फिस्टी किस्म की और इतनी ज़हनी तौर पर आरी किस्म की लीडरशिप इससे पहले नहीं आई। ये नहीं चल पाएगा। सूनर और लेटर जो है, इनके लिए और मसाइल बनते चले जाएँगे और अभी भी इनके लिए मसाइल बनते चले जा रहे हैं। इन द एंड इसका जो हल है इस पूरी सिचुएशन का, वो निकलेगा कि चाहे ये चीज़ 2 महीने में हो, चाहे ये चीज़ 4 महीने में हो या 6 महीने में हो, कि इस इदारे के लोगों को ये खुद एहसास होगा कि शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान को सपोर्ट करते और डिफेंड करने से इनका अपना इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि किसी स्टेज के ऊपर ये फैसला करेंगे, चाहे ये 2 महीने में करें, 3 महीने में करें, 4 में करें, 6 में करें, ये अपनी जान छुड़ाएँगे शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान से। ये अपने बिलियन डॉलर भी लगा लें मार्केटिंग करने के, ये इन दोनों खानदानों को और डायनेस्टीज़ को सेल जो है, वो नहीं कर सकेंगे। ये ख़ैर बात लंबी होगी, डाइग्रेशन की बात है। मैं आपको ट्वीट्स दिखाना शुरू करता हूँ। देखिए सदीक जान साहब ने दावा किया है कि ये उनका एक ट्वीट है, जो उन्होंने खबर दी है, ब्रेकिंग कह के वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली का सेशन फौरी तौर पे बुलाने से इनकार कर दिया है, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि अभी तक नेशनल असेंबली में जो रिजर्व सीट्स का मामला इलेक्शन कमीशन ने चूँकि सेटल नहीं किया, फाइनलाइज़ नहीं किया, इसलिए नेशनल असेंबली कंप्लीट नहीं हुई, उसकी तश्कील नहीं हुई है। ये सदीक जान साहब का क्लेम है, मैंने किसी में पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार वगैरह में अभी तक मैंने ये नहीं देखा, हो सकता है वहाँ पे बाद में ये चीज़ पब्लिश हो जाए। सदीक जान एक बहुत ही मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबरें सही होती हैं तो खबर सही होगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि पंजाब असेंबली के अंदर जिस तरह से झुर्रू फेरा गया, जो ड्रामा किया गया, जिस तरह से वहाँ पर मलिक अहमद खान साहब को स्पीकर बनाया गया और अभी मरीम नवाज़ को बनाएंगे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, उस ड्रामे के ऊपर हमाद अजहर साहब ने उसकी बहुत अच्छी तशरीह की है, उन्होंने कमेंट किया है अपने ट्विटर के ऊपर, उसको हज़ारों लोग रीट्वीट कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। जिसकी प्रिंसिपल चीज़ ये है कि एक सियासी जमात को आप रिजर्व सीट दे ही नहीं रहे, उसका आप फैसला कर ही नहीं रहे, यानी उसको जो सीटें आपने देनी है इतनी बड़ी एक सियासी जमात को, वो आपने दी नहीं है और अपने आपने सारे नंबर पूरे कर लिए रिजर्व सीट्स देके और अपना आप स्पीकर भी इलेक्ट कर रहे हैं, अपना आप इसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर भी लाना चाह रहे हैं। उस पर आप हमाद अजहर के ट्वीट्स को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, वहाँ पे बड़ी डिटेल मिलेगी। मियाँ असलम इकबाल को नहीं पहुंचने दिया गया, पीटीआई ने उनको रिप्लेस कर दिया है आफ्ताब साहब से, जो पहले 5 दफ़ा मेंबर प्रोविंशियल असेंबली जो हैं वो रह चुके हैं। अब मैं आपको ट्विटर वगैरह जो है वो मैं आपको अच्छा एक मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। अभी मैं ट्विटर, लेट मी शेयर दिस। ये मैं देखता हूँ सबसे पहले मेरे सामने कौन सा आता है, वहीं से शुरू कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं दिखाना चाहता था आपको। वैसे तो आजकल एनकीडो रीबॉर्न, आई डू नॉट नो हू एनकीडो इज, वेरी इंटेलिजेंट मैन, बहुत इन्फॉर्म्ड है। मुझ पे भी बड़ी क्रिटिसिज्म करते रहते हैं मुझ पे, और वजाहत के ऊपर उनकी क्रिटिसिज्म ये है कि हम जो रियल पॉलिटिक की या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। और मैं उसका कोई एक डिटेल वीलॉग करके जवाब भी दूंगा, बिकॉज मुझे पता चला है कि वकार मलिक साहब जो बरतानिया में होते हैं, उन्होंने भी उस हवाले से एक तहरीर भी लिखी है, और तहरीर को लिख के उन्होंने उसके ऊपर वीलॉग भी किया है, लेकिन वो एक अलग इशू है। इस वक्त एनकीडो ने, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, 3 पॉइंट्स का एजेंडा इन्होंने जो पेश किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अगर मैं छोटा कर दूं, इसके ओरिजिनल व्यू के ऊपर ले आऊं, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मेरा ख्याल है। वैसे तो बड़ा भी ठीक था। वो कहते हैं कि आप सबको, पाकिस्तानी लोगों को 3 उन्होंने सजेशन दिए हैं, जो बहुत, अगर लोग उसको इम्प्लीमेंट करें, और मैं समझता हूँ कि बड़ी प्रैक्टिकल सजेशंस हैं। बेसिकली 2 सजेशन हैं, तीसरी तो एक स्ट्रेटजी है
कि जितने आर्मी के बिजनेसेस हैं उसका अगर लोग बाइकआउट करें, ये उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉर्नफ्लेक्सेस ये बना रहे हैं, सीरियल्स बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, उसका लोग लेना बंद कर दें, तो उससे आप बहुत प्रेशर डाल सकेंगे। और दूसरी चीज़ है कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो आप नॉन बैंकिंग चैनल्स के जरिए भेजें। अच्छा, वैसे एनकीडो मुझे कहते हैं कि आप रियल पॉलिटिक की बात ना करें। ये दोनों सजेशंस जो हैं ये रियल पॉलिटिक के एम्बिट के अंदर आती हैं। और तीसरा ये है कि उसको आप ट्रेंड करें। लेकिन आई सपोर्ट है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सजेशंस है। और अगर ऐसा लोग कर सकें और लोगों में वाकई इसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं सदीक जान साहब का जो ट्वीट। सदीक जान साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की असम्बली पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि असम्बली नामुकम्मल है, मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, ये उनका मौकफ है। इसको कर देते हैं बंद, इसको भी बंद कर देते हैं, एनकीडो का भी। अब मैं आता हूँ उस असल चीज़ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इमरान खान तो बड़ा बुरा है और ख़राब है और IMF किसी की बात नहीं सुनेगी। और ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को डॉन अखबार के अंदर, ट्रिब्यून में उनकी स्टोरीज छापी गई। इसको जरा देखें क्या है। ये एरिक स्पर्लिंग, इनसे मुलाकात भी हुई थी। एरिक स्पर्लिंग और रायन ग्रिम अक्सर इकट्ठे काम करते हैं, दोनों दोस्त भी हैं। ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, इंटरेस्टिंग टू नोट दैट IMF इज ब्लॉकिंग वेनेजुएला ओवर द डिस्प्यूट्स अबाउट द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी. Venezuela cannot access IMF resources because of a lack of clarity within the international community regarding recognition of a government in Venezuela. इसके जरिए IMF की जो प्रेस ब्रीफिंग जिसके अंदर ये जिक्र है, उसकी पूरी प्रेस ब्रीफिंग लगी हुई है, ये 2020 की है। इसके अंदर वीडियो भी है, इसको आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से देखें। यहाँ लिखा है, द सिचुएशन हैज प्रिवेंटेड वेनेजुएला फ्रॉम एक्सेसिंग मोर देन $4 billion in special drawing rights assigned by the IMF as part of a massive effort to help countries navigate the COVID-19 pandemic. ठीक, ये फिर नीचे इसी के देख लें, वेनेजुएला कॉल्स फॉर IMF टू रिकॉग्नाइज मडूरो गवर्नमेंट। मडूरो जो है वो प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए 2018 में, उनको सपोर्ट हासिल है रूस और चीन की और अपनी फौज की, ये बात नोट करें, अपनी फौज की। और उनको अमेरिका ने और बरतानिया ने और यूरोप ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन ठीक नहीं हुए। और जो उनके ऑपोजिशन लीडर थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं लेजिटिमेट प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, जैसे कि फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है। अभी मैं आपको एक और मजीद चीज दिखाता हूँ। अब इसको यहां से देखें, ये वो खबर है, ये है 2020 में, जब पेंडेमिक अपने अरूज पे था। उस वक्त प्रेसिडेंट मडूरो ने, अच्छा इसको ध्यान में रखें कि वेनेजुएला ने अपनी इकोनॉमी बड़ी अच्छी मैनेज की हुई थी और ह्यूगो चेवेज के ज़माने से उन्होंने अपने IMF के तमाम कर्जे वापस कर दिए थे। 2001 से लेकर 2020 तक उन्होंने कभी IMF से पैसे नहीं लिए, हालांकि उनके स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR जिनको कहते हैं वो मौजूद थे। लेकिन अब उन्होंने 2020 में उन्होंने $5 बिलियन मांगे, और वो उन्होंने मांगे फ्रॉम एन इनिशिएटिव विच इज कॉल्ड एज द IMF's रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कहा ये क्राइसिस खड़ा हो गया हमारे लिए, इसका पेंडेमिक का, हमें $5 बिलियन आप इशू करें जो हमारे राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। IMF ने उसका टका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली द फंड इज नॉट इन अ पोजीशन टू कंसिडर दिस रिक्वेस्ट बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी ऑन इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट, द वॉशिंगटन बेस्ड इंस्टीट्यूशन सेड इन अ स्टेटमेंट. As we have mentioned before, IMF engagement with member countries is predicated on official government recognition by the international community, as reflected in the IMF's membership. There is no clarity on the recognition at this time, the statement said. ठीक, ये आपने समझ लिया। इसको अभी मैं आपको पिछली, अगर मैं दोबारा दिखा दूं एरिक स्पर्लिंग वाली, ये जो खबर है इसका ताल्लुक ये है कि उसके बाद भी वेनेजुएला, ये 2022 की है, वेनेजुएला कॉल्स फॉर IMF, कि वेनेजुएला उसके बाद भी कह रहा है कि आप हमारी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करें। 2018 से गवर्नमेंट चल रही है, 4 साल उसको, इस हिसाब से 6 साल हो चुके हैं, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, ये मेरा मेन मकसद। क्या साबित हुआ इससे? जब मैंने पहले कहा था, मुझे उस वक्त वेनेजुएला का एग्जाम्पल नहीं पता थी, लेकिन आप ये देखें कि मैंने अपनी तालीम तरबियत जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, जो भी पढ़ी है, मैंने हराम नहीं की। मैंने अपनी एजुकेशन पे जो भी पैसा या टाइम या मेहनत लगाई है, मैंने उसको ज़ाया नहीं किया। बावजूद इसके कि मुझे वेनेजुएला की डेवलपमेंट का नहीं पता था, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने एक पिछले वीलॉग में आपसे बहुत तफसील से शेयर किया था, कि IMF का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है बुनियादी तौर पर, जिस मकसद के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया है, उसके अंदर पॉलिटिकल सर्टेनिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के खिलाफ आपने पोजीशन लेनी है। और ये जो पैसे आपने देने हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, इसकी बुनियादी वजह ये है कि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, बेचैनी हो, कयास हो, वो सब कुछ ना हो। इसलिए ये IMF के अपने ढांचे के अंदर मौजूद है कि अगर आप इस इशू को ऑर्केस्ट्रेट कर सकें। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इमरान खान इतना एक बोल्ड पोजीशन ले लेंगे। मैं तो कह रहा था कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को, कांग्रेस को, सेनेट को, बरतानिया के अंदर मेंबर पार्लियामेंट को, कनाडा में मेंबर पार्लियामेंट को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लोगों को और एकेडमिक्स को ये खत लिखने चाहिए, ये कॉरेस्पॉन्डेंस करनी चाहिए और IMF को याद करवाना चाहिए। और साथ जब आप लिखें, किसी को चाहिए, किसी एकेडमिक को, मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा डिटेल ट्वीट भी करूंगा एक इसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए,
कि आपको वो एविडेंस देनी है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है, इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा है, डूशेबेले ने क्या लिखा है, फॉरेन पॉलिसी ने क्या लिखा है, पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से हिंदुस्तानी अखबारात ने क्या लिखा है, मगरबी ज़राए ब्लॉक पाकिस्तान अल जजीरा क्या लिख रहा है। तो जब ये सारी एविडेंस लगा के आप एक पेज का बताएंगे कि आईएमएफ को ये डिसाइड करना है, आईएमएफ के लिए ठीक ठाक मसला बन जाएगा, ठीक ठाक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा आईएमएफ के लिए। अब मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला पे वो ऑलरेडी ये पोजीशन ले चुके हुए हैं, ठीक है, और भी उन्होंने हो सकता है कई जगहों पे ये पोजीशन ली हुई हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जर्नलों को सीआईए की, एनएसए की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टेट डिपार्टमेंट की सपोर्ट हासिल है। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और आईएमएफ के बोर्ड के लिए भी कि इसमें क्या करें। मतलब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मगरबी ज़राए इब्लाग कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इलेक्शन में मैसिव रिगिंग हुई है, इलेक्शन की अकाउंटेबिलिटी करने की, स्क्रूटनी करने की जरूरत है। तो आईएमएफ क्या कहेगा कि हम हमारा यही कह सकते हैं इन दी एंड कि हम इसकी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। तो फिर ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में रकम हो जाएगी। आईएमएफ ये मान जाएगा कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये आईएमएफ के लिए बड़ा मुश्किल चीज होगी। इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो सकती है कि अगर इसको ठीक तरह से लोगों ने बिल्डअप कर दिया, आप सब लोगों ने, तो आईएमएफ को प्रेशर डालना पड़ेगा पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट जर्नलों के ऊपर। उनको कहना पड़ेगा कि खुदारा इलेक्शन के लिए कुछ करो, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, इस इलेक्शन की कुछ ट्रांसपेरेंसी में इजाफा करें, कुछ सीटें इनको और दे दें, कुछ यहाँ पे स्क्रूटनी करें। जब ये प्रेशर इनके ऊपर पड़ेगा, इनको बाहर से दुहाई आएगी, फिर ये तहरीक इंसाफ की जो उन्होंने 80-9 सीटें जितनी भी मारी हुई हैं, 80 सीटें वगैरह, या वो उनमें से कुछ देंगे, सारी तो फिर भी नहीं देंगे। आपको यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यू सी आई एम ए मैन ऑफ रियलिज्म। सारी तो कभी भी नहीं देंगे, लेकिन इनको बहुत सी सीटें उनको देनी पड़ेंगी जहां जहां ये मजबूर हो गए। जैसे सलमान अकरम राजा की सीट है, सलमान अकरम राजा साहब के जहन के किसी कोने खुदरे में अगर ये है कि उनको कोई अदालत ये दे देगी और रियल पॉलिटिक के बगैर उनको ये मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद की 3 सीटें आपने देखी हैं, इस्लामाबाद में तो पता नहीं कितने सालों से पीएमएलएन की पोजीशन नहीं थी सीटें लेने वाली। पाकिस्तान में कोई अदालत अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट नहीं करती, पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान में एसेंशियली जो चीज एक प्रिमिटिव सोसाइटी की है वो बैलेंस ऑफ पावर है। अगर पीटीआई ने, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने इस आईएमएफ वाले इनिशिएटिव को ठीक हैंडल कर लिया, तो आईएमएफ को कहने की जरूरत नहीं होगी। बिहाइंड द सीन उनको कन्वे करेंगे कि हम बड़े गंदे हो रहे हैं आपकी वजह से, कि कोई थोड़ी सी सूरत हाल ठीक करें। फिर ये ट्रिब्यूनल्स को चालू करेंगे, फिर ये कोर्ट्स को चालू करेंगे, और तहरीक इंसाफ की जो सीटें इन्होंने मारी हुई हैं, जो 80 मारी हैं या 90 मारी हैं, उसमें से आधी नहीं देंगे तो कम से कम को 40% सीटें देंगे। यूं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आगे चलेगी। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज। बाकी आप लेक्चर दें आइडियलिज्म के, कहें जी अदालत से इंसाफ हो जाएगा, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, खड़े ना रहें, कुछ काम भी करें थोड़ा सा। चले, लेट्स होप दिस हेल्प्स यू अ लिटिल बिट। थैंक्स।